हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र, पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में किए गए वादे के मुताबिक मांग की लोच विषय पर दूसरे भाग के साथ, जिसमें मैं आज चर्चा करूँगा मांग के आय लोच की, मांग के प्रतिलोच की और मांग के प्रतिस्थापन लोच की। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है मांग की आय लोच। तो मांग की आय लोच से तात्पर्य है कि उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है एक निश्चित, तो उसकी उस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो परिवर्तन कितना होता है, इसी की माप जो है मांग की आय लोच कहलाती है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। यह अवधारणा हमें यह बताती है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी खरीद पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी की माप जो है मांग की आय लोच कहलाती है। इस प्रकार हम मांग की आय लोच को उपभोक्ता की आय में किसी दिए हुए परिवर्तन एवं वस्तु की मांग मात्रा में हुए परिवर्तन के अनुपात के रूप में माप सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हम मापेंगे कि वस्तु की मांग मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होगा, ठीक है, उसको हम लोग भाग दे देंगे उपभोक्ता के आय में हुई अनुपातिक परिवर्तन से। तो जो रिजल्ट आएगा वो मांग की आय लोच कहलाएगी। अब हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि मांग की आय लोच को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। होता क्या है कि जब 0 से अधिक इस फार्मूला का रिजल्ट आएगा उसको हम लोग धनात्मक आय लोच कहेंगे, और 0 से कम आएगा तो उसको ऋणात्मक आय लोच कहेंगे। ठीक है, और जब 0 आएगा तो उसको 0 के बराबर आय लोच कहेंगे। तो चलिए इस आधार पर आगे देखते हैं कि इसके प्रकार को मैंने डिवाइड किया है किस प्रकार। आय की लोच का वर्गीकरण। सबसे पहला बताया मैंने आपको मांग की ऋणात्मक आय लोच। तो मांग की ऋणात्मक आय लोच में क्या होती है कि उपभोक्ता की आय में एक निश्चित वृद्धि से वस्तु की मांग मात्रा में वास्तविक गिरावट हो जाती है। ठीक है, मतलब आय में एक निश्चित वृद्धि होगी तो वस्तु के मांग मात्रा में गिरावट आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति घटिया वस्तु के बारे में उत्पन्न होती है। तब उस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लोच को मांग की ऋणात्मक आय लोच। मतलब कर रहे हैं आय में वृद्धि, ठीक है, आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसकी डिमांड घटा दे रहे हो। तो ऐसे स्थिति में मांग की आय लोच को कहा जाता है कि वो ऋणात्मक है, मतलब उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति किन वस्तुओं की होती है, जो गुड्स इन्फीरियर गुड्स कहलाते हैं, अर्थात जिसे हम लोग घटिया वस्तु हिंदी में भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, दूसरा मैंने कहा आय की धनात्मक लोच। तो धनात्मक लोच 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पहला होता है कि एकीक आय लोच। अगर वो लोच 1 के बराबर हो, ठीक है, तो वह स्थिति जिसमें वस्तु पर व्यय किया गया उपभोक्ता का आय का अनुपात आय में वृद्धि से पूर्व और उसके उपरांत स्थिर रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकीक आय लोच। समझ गए। अगला देखिए, यहाँ हम लोग व्यय को देखते हैं, उपभोक्ता के व्यय के अनुपात को, कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है उसके आय बढ़ने से। ठीक है, अगर वो स्थिर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वस्तु की मांग आय लोच इकाई के बराबर है। ठीक है, तो ये धनात्मक लोच की कैटेगरी में का सब कैटेगरी है। अब अगला चलते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। ठीक है, अब कहते हैं अधिक समृद्ध होने पर उपभोक्ता संबंधित वस्तु पर पहले की अपेक्षा अपनी मौद्रिक आय का अधिक अनुपात व्यय करता है। ठीक है,
मतलब जैसे जैसे लोगों की समृद्धि बढ़ती है तो कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिस पर मौद्रिक आय का अधिक अनुपात वो व्यय करने लगता है पहले की अपेक्षा। ऐसे चीज़ों में आती है विलासतापूर्ण वस्तु, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज आप लोग जानते हैं। तो उसकी मांग की आय मांग लोच क्या कही जाएगी? इकाई से अधिक। अब अगली आती है इकाई से कम मांग की आय लोच। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब उपभोक्ता संबंधित वस्तु पर पहले की अपेक्षा अधिक मौद्रिक आय का कम अनुपात व्यय करता है। मतलब उपभोक्ता की आय तो बढ़ी, ठीक है, लेकिन पहले की अपेक्षा जो है जो व्यय था उसका वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु की मांग इस श्रेणी में आती है। वैसे तो मांग को क्या कहते हैं? इकाई से कम मांग की आय लोच। ठीक है, वैसे मोटा मोटी इस तीनों को आय की धनात्मक लोच के तहत रखा जाता है। अब चलिए आगे। अब कहते हैं मांग की शून्य आय लोच। जैसा मैंने पहले चर्चा किया कि मांग की शून्य आय लोच कब होगी? कि जब आय में वृद्धि की मांगी जाने वाली मात्रा पर कोई असर नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मांग की शून्य आय लोच। जब हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि मांग की ऋणात्मक आय लोच, मांग की धनात्मक आय लोच और मांग की शून्य आय लोच, तब हम लोग रिलेशन बताते हैं उपभोक्ता की आय और मांग मात्रा के बीच। ठीक है, लेकिन जब धनात्मक आय लोच को हम लोग सब डिवीज़न करते हैं, मतलब उसको और भी बांटते हैं 3 भाग में, तब हम लोग देखते हैं उपभोक्ता के आय और उसके द्वारा किए जा रहे व्यय के अनुपात को। ठीक है, ये बात ध्यान देने योग्य है। अब चलते हैं आगे। ये थी मांग की आय लोच। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे मांग की प्रति कीमत लोच, जिसको हम लोग हिंदी में आड़ी लोच भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बस एक ही नाम है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि मान लीजिए आप 2 वस्तु उपभोग करते हैं। ठीक है, तो वो 2 वस्तु यदि स्थानापन्न है या पूरक है तो उसी के संबंध में ये मांग की प्रति कीमत लोच जो है वो लागू होती है। तो कहता क्या है कि संबंधित वस्तुओं अर्थात स्थानापन्न या पूरक। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु आप लोग जानते हैं कि स्थानापन्न वस्तु वो होता है जिनके बदले किसी दूसरे वस्तु का हम लोग आसानी से उपभोग कर सकते हैं। ये स्थानापन्न भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण स्थानापन्न, मतलब कि ऐसे स्थानापन्न जो पूरी तरह से जो उनका जिसके फेवर में उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाय या कॉफ़ी, तो अब ये पूर्ण स्थानापन्न की कोटि में आएगा या निकट स्थानापन्न की कोटि में आएगा। तो मापदंड यही है कि थोड़ी सी भी कीमत बढ़े तो लोग और स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध हो तो लोग उसके उपभोग को, बढ़ी हुई कीमत वाले वस्तु के उपभोग को फुल्ली ड्रॉप करके जिसकी कीमत स्थिर है लोग उसका उपभोग करने लगते हैं। तो वैसे वस्तुओं को हम लोग पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी होती है निकट स्थानापन्न। ठीक है, मतलब जो वो क्राइटेरिया नहीं पूरी कर पाते कि पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देना, उसको हम लोग निकट स्थानापन्न की वस्तु कहते हैं। और दूसरा होता है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु का मांग हमेशा संयुक्त मांग होता है, जो मैंने पहले भी चर्चा किया था, जैसे कि पेन और रिफिल। ठीक है, पेन की मांग होगी तो रिफिल की मांग ऑटोमेटिक होगी, जूता या पॉलिश, जूता के साथ पॉलिश की मांग होगी ही होगी। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि संबंधित वस्तुओं अर्थात स्थानापन्न या पूरक वस्तु के संबंध में जब एक वस्तु के कीमत में निश्चित परिवर्तन से दूसरे वस्तु के मांग मात्रा में हुए परिवर्तन के अनुपात को मांग की प्रति कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, मतलब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो असर कहाँ होता है? दूसरे वस्तु के मांग पर। ठीक है, और वो असर कितना हुआ, ठीक है, कितना अनुपातिक रूप से परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, तो उसी की माप जो है ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। फार्मूला में जब व्यक्त करेंगे अर्थात गणितीय अभिव्यक्ति जब हम इसको देंगे तो ये होगा वस्तु x, मान लीजिए 2 वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु मान लीजिए किसी के बदले हम किसी का यूज कर सकते हैं। पहला वस्तु हुआ x, दूसरा वस्तु y। जैसे मान लीजिए चाय को हम मान लें x और कॉफ़ी को मान लें y। ठीक है,
तो x वस्तु की मांग मात्रा में हुआ अनुपातिक परिवर्तन को हम लोग भाग दे देते हैं y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोगों को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राप्त होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। या इस क्रॉस इलास्टिसिटी के तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था मूर महोदय ने। ठीक है, फिर इसका वैज्ञानिक और विस्तृत व्याख्या रॉबर्ट ट्रिपर ने अपने पुस्तक थ्योरी ऑफ वैल्यू में की थी। ये एक फैक्ट है, विद्यार्थीगण इसे याद कर ले। उसके बाद आता है प्रकार की। ये भी 3 ही प्रकार के होते हैं, शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक। तो कहता है असंबद्ध या स्वतंत्र वस्तु। तो वस्तु 3 तरह की हो सकती है। पहला हो सकता है स्थानापन्न वस्तु या नहीं तो पूरक वस्तु। अगर ये दोनों नहीं है तो वस्तु स्वतंत्र वस्तु कहलाएगी। ठीक है, तो स्वतंत्र वस्तुओं की आरी लोच जो होती है वो शून्य होती है। ठीक है, अब पूरक वस्तुओं की आरी लोच जो है ऋणात्मक होती है। समझ रहे हैं क्यों होती है? पूरक वस्तुओं में मान लीजिए बॉल पेन और रिफिल है, तो बॉल पेन का अगर कीमत बढ़ेगा तो रिफिल का मांग क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा? ऋणात्मक प्रभाव पड़ा या धनात्मक प्रभाव पड़ा? ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। इसी कारण पूरक वस्तुओं की आरी लोच जो है ऋणात्मक कही गई है। स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होगा? ये धनात्मक प्रभाव होगा। जैसे मान लीजिए चाय का कीमत बढ़ जाता है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी या घटेगी? अगर कॉफ़ी की मूल्य स्थिर रहती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसीलिए वहाँ पर आरी लोच जो है धनात्मक होती है और स्वतंत्र वस्तुओं के केस में यह शून्य होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मांग की आरी लोच को। अब चलिए इसके आधार पर जब हम ये उसको ग्राफ में व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनता है। सबसे ऊपर आप लोग देख रहे होंगे स्थानापन्न वस्तुओं के केस में ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक बगल y वस्तु की कीमत लिया है और एक बगल मतलब x एक्सिस पर x वस्तु की मात्रा ली है। ठीक है, कीमत देख रहे हैं हम y की, प्रभाव देख रहे हैं x वस्तु पर। ठीक है, अगर प्रभाव जो है यहाँ देखिए क्या है कि जब वस्तु की कीमत y वस्तु की कीमत ओ मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। जब y वस्तु की कीमत O1 से O2 हो जाती है तो वस्तु x की मांग मात्रा क्या हो जाती है? मान लीजिए ये A और B है। ठीक है, तो वस्तु x की मांग मात्रा क्या हो जाएगी? OA से बढ़कर OB हो जाएगी। मतलब उसकी मांग जो है बढ़ गई। किसकी? वस्तु x की, लेकिन कीमत किसका बढ़ा था? वस्तु y का। तो ऐसा केस जब आएगा तो उसको हम लोग स्थानापन्न वस्तु बोलेंगे। उसी प्रकार आप समझ गए होंगे यहाँ पूरक वस्तु के केस में ऋणात्मक होगा, 0 से कम होगा। ठीक है, और जो है स्वतंत्र वस्तुओं के केस में ये 0 होगा, अर्थात y वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन हो। ठीक है, x वस्तु की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एक निश्चित स्तर पर बना रहे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस ग्राफ को समझ गए होंगे। अब चलिए आती है प्रतिस्थापन की मांग, सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये धारणा आप लोगों को मैंने उदासीनता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन प्रभाव की चर्चा की थी। वहाँ आप लोगों ने प्रतिस्थापन प्रभाव को उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझा होगा। तो उसी की जो है ये तत्संबंधी धारणा, ठीक है प्रतिस्थापन की मांग लोच। इसमें क्या कहता है कि प्रतिस्थापन की मांग लोच यह बताती है कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात परिवर्तित होने पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाएगा। प्रतिस्थापन प्रभाव हम लोग क्या देखते थे कि कोई कीमत अगर चेंज होता है, मान लीजिए दो वस्तु होती थी, ये वस्तु x और वस्तु y, तो हम लोग देखते थे कि अगर क्या कहते हैं वस्तु y की कीमत में परिवर्तन हुआ, ठीक है, और वस्तु x की कीमत में परिवर्तन हुआ तो बजट रेखा हम लोगों का चेंज होता था। और बजट रेखा चेंज होता था तो हम लोग क्या करते थे, हिग्स और सलस्टकी महोदय की रीति से प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करते थे कि उस कीमत प्रभाव में प्रतिस्थापन प्रभाव का अंश कितना है और आय प्रभाव का अंश कितना है, और दोनों का योग जो है मूल्य प्रभाव के बराबर होता था।
उसी प्रकार यहाँ हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन की मांग लोच को। यह बताती है कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात परिवर्तित होने पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाएगा, ये कौन बताएगा? प्रतिस्थापन की मांग लोच बताएगी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा कि दो वस्तुओं के उपभोग मात्राओं के अनुपात में अनुपातिक परिवर्तन, और उसको हम लोग भाग दे देंगे कहाँ? दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में अनुपातिक परिवर्तन से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको अभी हम लोग 3 प्रकार में रख सकते हैं, 3 प्रकार इसका डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है अनंत प्रतिस्थापन लोच। ठीक है, अनंत प्रतिस्थापन लोच किसे कहते हैं? कि यदि दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो। पूर्ण स्थानापन्न, ध्यान दीजिएगा, हमने स्थानापन्न की 2 कैटेगरी बताई, पूर्ण स्थानापन्न और निकट स्थानापन्न। ठीक है, तो अनंत प्रतिस्थापन लोच कब होगा? जब वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो, तो लोच अनंत होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यदि एक वस्तु की कीमत गिरती है और दूसरी की स्थिर रहती है तो भोक्ता दूसरी वस्तु का पहली वस्तु से पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन कर देगा। ठीक है, तो उसकी प्रतिस्थापन लोच क्या हो जाएगी? अनंत होगी, स्वाभाविक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है शून्य प्रतिस्थापन लोच। शून्य प्रतिस्थापन लोच कब होगा? यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं है, तो क्या है? हो सकता है वो स्वतंत्र है, हो सकता है क्या स्थानापन्न नहीं तो स्वतंत्र ही है, तो उनकी प्रतिस्थापन लोच शून्य होगा। ठीक है, अब कहता है ऊंची अथवा कम प्रतिस्थापन लोच। तो कहते हैं अनंत और शून्य प्रतिस्थापन लोच, ये 2 सीमा हुई प्रतिस्थापन लोच की। ठीक है, कि सीमाओं के बीच ऊंची भी हो सकती है और कम भी। ठीक है, कौन सी? प्रतिस्थापन लोच। तो वो जितने होंगे वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। तो निकट स्थानापन्न में जो है प्रतिस्थापन की लोच ऊंची होगी, और जैसे जैसे स्थानापन्नता का गुण जो है वस्तुओं की में जितना कम होगा उतना ये लोच घटता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने तीनों प्रकार के लोच के संबंध में जानकारी हासिल किया। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को मांग के कीमत के लोच के बारे में विस्तृत चर्चा की थी हम लोगों ने, और इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया मांग के आय लोच की और मांग के प्रतिस्थापन लोच की। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि मांग की आय लोच और मांग के प्रतिस्थापन लोच में क्या गणितीय संबंध है। तो जैसा कि हम लोगों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण में देखा था, ठीक है, तो उदासीनता वक्र विश्लेषण में देखा था कि कीमत प्रभाव जो है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। ठीक है, उसी प्रकार का संबंध यहाँ भी है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू के इंटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस 1 माइनस के इंटू सब्सटीट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में बोलें तो मांग की कीमत लोच बराबर होगी, अगर हम उसको गुना कर दें, मांग की आय लोच को गुना कर दें उस व्यय से जो भाग वस्तु पर व्यय किया जाता है, कि यहाँ पर उसी चीज़ को दर्शा रहा है, और उसमें जोड़ दें हम प्रतिस्थापन, मांग की जो प्रतिस्थापन लोच है उससे जो उस भाग व्यय के उस भाग को गुना करने पर जो फल आएगा उससे। ठीक है, तो इस प्रकार जो रिजल्ट प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पर अंतरिम रूप में जब हम लोग मांग की आय लोच और प्रतिस्थापन लोच का योग करेंगे, जबकि उसके साथ वस्तु पर किया जाने वाला व्यय है, ठीक है ना, जैसा कि आप गणितीय संबंध में देख रहे होंगे के इंटू ई वाई जो है यहाँ पर मांग की आय लोच है, और 1 माइनस के क्या है, आय का वह भाग है जो व्यय नहीं किया गया है, जो उसके पास शेष है, और ई एस क्या है कि मांग की प्रतिस्थापन लोच है। तो इनका योग होता है मांग का कीमत लोच। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन संबंध को और
पीछे चर्चा किए गए प्रतिस्थापन लोच, प्रतिलोच और मांग के आय लोच को अच्छे से समझे होंगे और मैं आप लोगों को समझाने में सफल हुआ होऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा पूर्ति की और पूर्ति की लोच की। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।